नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें कि हम जन्म कुंडली में स्थित विभिन्न ग्रहों के अच्छे होने या बुरे होने पर उनका सही ट्रीटमेंट कर सकें। अच्छे ग्रहों के फल में ज़्यादा तेजी लानी है, इसके लिए अच्छे ग्रहों को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। और अलग अलग ग्रहों का नेचर अलग अलग होता है। बुरे ग्रहों का नेचर अलग होता है, अच्छे ग्रहों का नेचर भी अलग होता है। हम सब जानते हैं जैसे इंसानों का नेचर होता है, तो ग्रहों का नेचर भी उन लोगों की तरह का होता है, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होता है, वे सर्वे सर्वा होते हैं। लेकिन उनमें भी 4 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो कभी किसी से नाराज होता ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो ज्यादातर आपसे कभी भी नाराज नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा कभी भी ज्यादा घातक नहीं होते हैं, ज्यादा मारक नहीं होते हैं। अगर मारक स्थानों के स्वामी भी हो गए हैं तो स्थान आधिपत्य दोष के कारण उनमें मारकता आ जाती है, लेकिन नैसर्गिक बल के कारण वो ज्यादा मारक नहीं होते हैं। इस नियम को अच्छी तरह से समझ लें। वहीं मंगल की जो बात है, तो मंगल आपकी कुंडली में अगर शुभ भी है तब भी वह नैसर्गिक दोष के कारण कठोरतम परिणाम देने में समर्थ है। अच्छे भावों का स्वामी है तो है, अच्छा फल देगा, लेकिन उसका अपना जो नैसर्गिक स्वभाव है वो क्रूर है, वो कठोर है। और इसी वजह से आप इस बात को ऐसे समझ लें कि वो आपकी कुंडली में अनुकूल होते हुए भी कुछ कठोर परिणाम दे ही देगा। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, बुरे भावों का स्वामी है, पाप भावों का स्वामी है, पाप भावों में चला गया है, लेकिन फिर भी आपका उतना बुरा नहीं कर पाएगा। चंद्रमा भी उतना बुरा नहीं कर पाएगा। इनमें भी चंद्रमा और बुध जो कि दोनों शुभ ग्रह हैं, और ये दोनों शुभ ग्रह इस तरह के हैं कि ये तो किसी पर बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह का बुरा प्रभाव हो तो उसको आसानी से और तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और विकृत हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। जैसे कि पानी, तो पानी में काला रंग मिला देने से क्या होगा? पानी तुरंत काले रंग का हो जाएगा। गहरा हरा रंग मिला देंगे तो क्या होगा? पानी तुरंत गहरा हरा रंग ग्रहण कर लेगा, खुद उसी रंग का हो जाएगा। अगर आप पानी में सफेद रंग, पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, नारंगी रंग या आसमानी रंग मिलाते हैं या बैंगनी कलर मिलाते हैं तो वो उसी कलर को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से चंद्रमा और बुध जो हैं दूसरे ग्रहों के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। और अगर आप इन दोनों ग्रहों का ध्यान से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर होने वाली मानसिक पीड़ा वो चंद्रमा पर या बुध पर किसी पाप ग्रह के प्रभाव के कारण आई है। क्या आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं? क्या आप बिना किसी कारण के अवसादग्रस्त हो जाते हैं? क्या आपके मन को आशंकाएं घेर लेती हैं? या ऐसा होता है कि आपका मनोबल इतना कमजोर हो जाता है कि आप कोई भी प्लान बनाना नहीं चाहते हैं, डर से कि आगे बढ़ेंगे तो विरोध होगा या आप इसको कर नहीं पाएंगे, आपके अंदर में इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या? तो ये सब चंद्रमा पर अलग अलग पाप ग्रहों के या पाप भावों के प्रभाव के कारण है, क्योंकि चंद्रमा पानी की तरह होता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अशुभ हो जाता है और शुक्ल पक्ष की सेलेक्टेड तिथियों में वो शुभ रहता है। पूर्णिमासी के बाद भी 2-3 तिथियों में वह शुभ माना जाता है, क्योंकि उसका आकार बड़ा रहता है, वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा चमकदार दिखता है, तो शुभ होता है। ऐसा चंद्रमा अगर किसी शुभ ग्रह के साथ शुभ राशि में हो, जैसे कि चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ कर्क राशि में हो और बड़ा चंद्रमा हो जैसे कि पूर्णमासी का चंद्रमा हो, तो कभी कभी ऐसे जातक भी पागल हो जाते हैं। पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर शुभता की अधिकता हो जाती है।
और ऐसे जातक दूसरे जातकों के लिए पीड़ा का कारण बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुद ही इतनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं, इनका मन इतना संपूर्ण होता है कि अब बस यह उसी को एक मापदंड बना लेते हैं और वहां से ये दूसरे जातकों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और उनको उनकी अपरिपूर्णता या कमियों के कारण, या अगर उनके सुधार में तेजी नहीं, जैसे कि अपने बाल बच्चों को मारना पीटना, छोटी सी गलती के लिए उस पर हाथ उठा देना, बहुत बुरी तरह से अपने बच्चों के साथ मारपीट कर देना, या अपने घर के और मेंबर के साथ, भाई के साथ या पत्नी के साथ मारपीट कर देना। तो ऐसा वो जातक करते देखे गए हैं जिनका कि चंद्रमा पूर्णमासी का था। तो चंद्रमा तो दया का कारक ग्रह है, पॉजिटिव सकारात्मक भावनाओं का कारक ग्रह है, लेकिन चूंकि वो अपने पूरे स्वभाव पे पहुंच गया था, पूरी लाइट में पहुंच गया था, फुल लाइट में, और कर्क राशि में था और उसके साथ बृहस्पति था, तो ऐसे जातकों की प्रसिद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन ऐसा जातक क्रूर कैसे हो गया? क्रूर इसलिए हो गया क्योंकि अब वो उस स्टेज में पहुंच गया जहां पर कि वो उस स्टेज को भूल गया जहां से दूसरे जातक इवॉल्व कर रहे हैं, और दूसरे जातक जो अपनी अज्ञानता से निकल करके बाहर आ रहे हैं, अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी ग्रोथ के प्रोसेस में हैं, तो उनको उनकी ग्रोथ की प्रोसेस से कोई सहानुभूति नहीं है, उनको उनकी कमजोर स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। वो बस खुद को सही मानेंगे और दूसरों का या तो मजाक उड़ाएंगे, और अगर वक्त मिलेगा या वश चलेगा तो उनके साथ मारपीट भी करेंगे और अपने अनुसार दुनिया को बदलना चाहेंगे। हालांकि जिस जातक की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसके कुंडली में एक और ग्रह उच्च का था, और वो था मंगल मकर राशि में, और उसके साथ उसका अधिमित्र सूर्य भी था। तो जिसकी कुंडली में दो दो उच्च ग्रह हों और दो दो अधिमित्र साथ में हों, तो कहीं न कहीं ये जातक को अपने आप में सुप्रीम होने की फीलिंग भर देती है। और जब भी आपके अंदर में ये फीलिंग आ जाए कि मैं तो सुप्रीम हूँ, मुझे कौन हरा सकता है, मैं सबको सुधार दूंगा और मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, अगर आप उसके सामने अच्छे कपड़े पहन के निकल जाएंगे तब फिर वो आपसे कंपटीशन करेगा। अब वो बोलेगा कि नहीं, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझसे स्मार्ट कोई नहीं है। अगर आप उसके सामने कोई विद्वत्ता की चर्चा करेंगे, विद्वत्ता के ज्ञान की चर्चा करेंगे, कोई फैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, तब फिर वो कहेगा कि नहीं, अब मेरे से ज्यादा ज्ञानवान भी कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल भी कोई नहीं। ऐसा अपने आप में आई एम द सुप्रीम होने का भाव तब आ जाता है जब जातक की कुंडली में एक या एक से अधिक ग्रह उच्च के हो जाएं। उच्च के होने से एक फायदा तो ये होता है कि वो विजेता होता है और लोग उससे डरने लगते हैं, और उसका जो वर्चस्व है, उसका जो ओज तेज है, उसकी जो शारीरिक मानसिक ताकत है या उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, और ज्यादातर लोग उससे डरते हैं। लेकिन इसका एक जो फ्लिप साइड है, जो डार्क साइड है वो ये है कि ऐसा जातक अपने से कमजोर जातकों पर काफी ज्यादा ऑपरेसिव होता है, काफी ज्यादा अत्याचार करता है। और जन्म कुंडली में जो उच्च के ग्रह हैं, वो उच्च के ग्रह आपको एक तरह से नशे में भर देते हैं, पावर के नशे में, आपकी क्षमताओं के नशे में। जैसे कि मैं ऐसे जातक को जानता हूँ जैसे कि जिसके एक दो ग्रह उच्च के हैं, लेकिन जिसको अपने शारीरिक बल का बहुत ज्यादा दर्प है, बहुत ज्यादा अभिमान है, और उसने उसे मूर्खता के हद तक अहंकारी बना दिया है। और अगर दो तरह के जातकों में इस तरह की तुलना होनी नहीं चाहिए कि अगर एक जातक के कुंडली में उच्च के ग्रह नहीं है और वह धीरे धीरे इंच करके ग्रोथ कर रहा है, और एक दूसरे जातक के कुंडली में कुछ उच्च के ग्रह हैं और जिसके कारण कि उसको ज्यादा सपोर्ट गेन होता है या ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां या थोड़ी ज्यादा क्षमता है, तो इसके आधार पर इन दोनों में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और होना ये चाहिए कि मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों के साथ भी सहानुभूति रखे, और अगर उसकी मदद नहीं कर सकता है तो उसके साथ क्रुएल्टी न करे। और चंद्रमा प्रभावित जातक जो होते हैं, जिनका कि शुक्ल पक्ष में जन्म होता है या पूर्णमासी को, वो निडर होते हैं, वो मन के बहुत मजबूत होते हैं, मानसिक मजबूती होती है और अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। और जिनका कृष्ण पक्ष में जन्म होता है तो वो उनका भी अंतर्ज्ञान मजबूत होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से सशंकित होते हैं
और उनको यही लगता है कि हर वक्त कि कोई भी उनसे नाराज नहीं हो जाए। वो खास करके उनका बॉस या उनके ऑफिस का सीनियर, तो वो सबको हर वक्त प्लीज करने की कोशिश करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और उनमें एक डर की भावना ये भी होती है कि मेरे से कोई पाप न हो जाए या बुरा काम न हो जाए, क्योंकि अगर मेरे से बुरा काम हो गया तो मेरा पाप बढ़ जाएगा, और मेरा पाप बढ़ जाएगा तो मुझे इसका दोष मिलेगा और मुझे इस बुरे कर्म का या पाप फल का प्रभाव मिल जाएगा। तो मेरा आगे का जो आने वाला समय है या मेरा जो अगला जन्म है वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से वो अक्सर बुरे कर्मों को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डरते हैं। लेकिन बुरे कर्मों का होना ना होना सिर्फ इस डर पर निर्भर नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा व्यक्ति को सशंकित बनाता है और ऐसा व्यक्ति हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश करता है। इसलिए नहीं कि उससे अच्छे कर्म करने, इसलिए भी कि वो अपने भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा सशंकित है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई उसका बॉस उसका जॉब न छीन ले, या कहीं कोई उस पर किसी तरह की कार्यवाही न हो जाए। तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भयभीत करता है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निश्चिंत होता है, और वो ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसके साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो अपने अपने फ्लिप साइड हैं। और कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा जिस जातक का होता है वो अपने अंदर में पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने की कोशिश करता रहता है, जैसे कि दयालुता है, नेकी है, क्षमाशीलता है, सामंजस्य है, सौहार्द्रता है, भाईचारा है या काइंडनेस है। क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर में इन चीज़ों को डेवलप किए जाने की जरूरत है। उसे क्यों पता है? क्योंकि वो अंधकार में है, अंधकार में उसका जन्म हुआ है, और अंधेरे में छोटा सा दिया भी दिख जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रोशनी हो तो आंखें बंद हो जाती हैं और कम महत्व की चीजें दिखनी बंद हो जाती है। जैसे अमीर लोगों का, तो अमीर लोगों का गरीब लोगों के प्रति जीरो सेंसिटिव होना क्या है? क्योंकि उनको गरीबों के जीवन की छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं या जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उन निम्न वर्ग के लोग अक्सर जरूरतमंद लोगों की जितनी मदद कर देते हैं, जैसे कि वो अपने इनकम का 50%, 100% या 120% किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार अमीर लोग अपनी इनकम का 10% भी किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता देखा गया, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैंने ऐसे भी अमीर लोगों की कुंडली देखी है जो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी करते देखे गए हैं, और मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और चाहे वो जानवरों को खिलाना पिलाना हो या गरीब लोगों की मदद करनी हो। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो जितना ज्यादा अमीर होते गए हैं उतना ज्यादा वो पैसों को बचाने की कोशिश करते चले गए हैं। तो हर बार धन की वृद्धि का दयालुता के विकास के साथ या मानवीयता के विकास के साथ या अंडरस्टैंडिंग से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। और हर बार ऐसा भी नहीं है कि जो गरीब है वो दयालु ही होता है। कई बार गरीब इसलिए गरीब बना रहता है क्योंकि वो उसका दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। कोई किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप चिढ़ गए, तो वहां पर आपका रिएक्शन ज्यादा है, आप गुस्से में आ गए, आप बदला लेने की भावना से भर गए, तो आप जीवन भर उसी परिस्थिति में अटके रहेंगे। ये बात गरीबों के साथ लागू होती है, क्योंकि कोई गरीब क्यों गरीब बना रहता है, और कोई गरीब क्यों मिडिल क्लास का बन जाता है, और कोई मिडिल क्लास क्यों अपर क्लास में चला जाता है, और कोई अपर क्लास क्यों रिच क्लास में चला जाता है, सुपर रिच क्लास में चला जाता है, और कोई सुपर रिच क्लास क्यों वेल्दी बन जाता है। तो यह सब कुछ एटीट्यूड पर ही है। अगर आप ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा बदला लेने की भावना से भरे रहते हैं, तो आप ज्यादा संभावना यह है कि आप वहीं पर बने रहेंगे। और अगर आप माफ कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं या आपको कुछ भी उद्विग्न नहीं करता है या आपके लिए बात मायने नहीं रखती है कि आप हार गए तो हार गए, आप उस हार को जीत में बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। और ये सारा जो कॉस्मोस है, एस्ट्रोलॉजी का जो नियम है,
कि ये सारे जो ग्रह हैं 11-12 ग्रह हैं, नेपच्यून है, प्लूटो है, सेडना है, यूरेनस है, राहु केतु है, शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध है, शुक्र है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारा सौर परिवार है, इसमें मून है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बृहस्पति का सैटेलाइट है, नेपच्यून का सैटेलाइट है, शनि के उपग्रह हैं। इतना ही नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है। तो ये समूची गैलेक्सी जो होती है ये हर वक्त आपको गौर करके दिख रही होती है। और अगर आप दयालु होते हैं तो समूची गैलेक्सी, समूची क्रिएशन, समूचा ब्रह्मांड आपके लिए दयालु हो जाता है। अगर आपकी हार आपके लिए मायने नहीं रखती है तो ब्रह्मांड अपनी गोद में आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत लेकर के आपकी प्रतीक्षा करता है। लेकिन अगर आपको कोई थोड़ी सी प्रताड़ना कर देता है या थोड़ा सा आपका अपमान कर देता है या थोड़ी सी आपकी हार हो जाती है, और अगर आप वहाँ पर बदले की भावना से भर जाते हैं और तमाम तरह की स्ट्रेटजीज में डूब जाते हैं और कॉन्स्पिरेसी में डूब जाते हैं या प्लानिंग करते हैं कि कैसे आप बदला ले सकें, तब फिर ब्रह्मांड आपको और ज़्यादा छोटा भी करने में देरी नहीं करता। देखिए ब्रह्मांड तुरंत करता है, और सिर्फ यही 12 प्लैनेट और यही 12 राशियां नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो इसके पीछे है, पूरा जो कॉस्मोस है और उस कॉस्मोस के पीछे का जो यूनिवर्स, और उस यूनिवर्स के पीछे का जो मल्टीवर्स है, इसका जिसकी की कोई लिमिट नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और अपने एटीट्यूड को बदल करके ही, अपनी काइंडनेस को बढ़ा करके ही, फॉरगिव होकर के, फॉरगिव, फॉरगेट एंड इग्नोर। देखिए दुनिया में जो कोई भी आपके प्रति दयालु है वो आपको आपकी मदद कर रहा है, लेकिन दुनिया में जो आपके प्रति दयालु नहीं है, जो आपका विरोध कर रहा है, वो आपकी और ज्यादा मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि उसने आपकी पॉजिटिव एनर्जी को उस्का दिया है, खोंच लगा दिया है, आपको उस्का दिया है, आपको छेड़ दिया है। अब उसने अपनी निगेटिव एनर्जी से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को छेड़ दिया। अब यहाँ पर आपके सामने दो रास्ते हैं, आप तुरंत टिट फॉर टैट बदला ले लें जैसे को तैसा, तो आपकी भी औकात उतनी ही बन के रह जाएगी जितना कि आपके दुश्मन की थी। अगर आपसे बड़ा लेवल का दुश्मन है तो आपको छेड़ेगा नहीं, सीधे कार्रवाई कर देगा या क्षमा कर देगा या चेतावनी दे देगा। लेकिन अगर आपका दुश्मन आपको छेड़ रहा है, अगर आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा है, बार बार आपको जलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी से तो साबित हो जाता है कि आपका दुश्मन आपसे छोटा है। अगर आपका दुश्मन आपसे बड़ा होगा तो आपकी परवाह किसे है फिर? तो आप तो उसके नजर में भी नहीं है। और जैसे कि दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, एक ग्लोबल टाइम्स नाम का अखबार है दुनिया में, आप जानते हैं किस देश का? तो वहाँ क्या कहते हैं वे लोग? तो वो कहते हैं कि नहीं ये फलाना देश तो ये तो हमारी नजर में भी नहीं, क्योंकि वो फलाने पड़ोसी कंट्री को थ्रेट नहीं मानता है। अगर कोई बहुत बड़ा इंसान है तो उससे आपकी दुश्मनी क्या और दोस्ती क्या? बड़ा इंसान किसी से न तो दोस्ती करता है न दुश्मनी करता है। अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है, जला रहा है, हंस रहा है, फिक्रे कस रहा है, आपके आसपास बना हुआ है, आपकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपसे छोटा है, लेकिन वो आपकी मदद कर रहा है। मदद कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके पास निगेटिविटी ही निगेटिविटी है और वो आपको छेड़ रहा है, आपको नहीं छेड़ रहा है। आपके अंदर में जो असीमित पॉजिटिव एनर्जी है उसको हिला रहा है। जैसे बहुत बड़ा ईंटों का ढेर हो तो नीचे की 2-3 ईंटों को छेड़ देने से हजारों ईंटें भर भरा के गिर पड़ती हैं। तो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए ग्रोथ के पोटेंशियल वाले लोगों को जब नेगेटिव एनर्जी वाले दुश्मन छेड़ते हैं तो इसी उम्मीद में छेड़ते हैं कि बहुत ज्यादा ईंटें गिर जाएंगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर बरस जाएगी जो उसकी हो जाएगी। अगर आपने वहां पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो पॉजिटिव एनर्जी तो वैसे भी जग जाएगी, लेकिन वो आपके अपने ग्रोथ में काम आ जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी के इसी नियम को समझिए। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात शुरू की, और एक बात को जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सारी बातें वहां पर और भी आ जाती हैं जिनको जानना जरूरी होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी लाइफ से कनेक्टेड है और लाइफ पूरे कॉस्मोस से कनेक्टेड है। तो आप कैसे ए को पकड़ेंगे और बी को छोड़ देंगे, या आप कैसे बी के बारे में चर्चा किए बिना सी तक आगे बढ़ जाएंगे? तो हम सब आगे बढ़ने की ओर आए हैं, ऊंचा उठना है हमें।
हम सबको नई नई स्किल्स और नया नया नॉलेज एक्वायर करना है और हम सबको ज्यादा वेल्दी बनना है कि नहीं बनना है। तो इसका एकमात्र यही फॉर्मूला है कि आप जहाँ पर हैं अपने से कमजोर लोगों को, अपने से कम जानकारी वाले लोगों को प्रताड़ित न करें। और अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है और आपको कोई चिढ़ा रहा है तो वो आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सारी निगेटिव पूंजी को, निगेटिव ऊर्जा भी भाई कोई ऊर्जा होती है, निगेटिव ऊर्जा की भी बहुत जरूरत होती है दुनिया में। कैसे नहीं जरूरत है? आप एक बिजली का बल्ब जला के दिखा दो तो बिना अर्थिंग के जल जाएगा क्या? तो पूरी दुनिया निगेटिविटी पे बेस्ड है, और अगर आपके अंदर भी निगेटिविटी होती तो वो आपका दोस्त होता। अगर आपके अंदर भी निगेटिविटी ही होती, पॉजिटिविटी होती, तो आप ग्रोथ की ओर आपका ध्यान नहीं होता। आपका ध्यान होता कि कैसे दूसरे पॉजिटिव व्यक्ति की लेग पुलिंग की जाए, उसकी टांग खींची जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए, दुश्मनी की जाए, दुनिया में दुख फैलाया जाए। लेकिन आपके अंदर में पॉजिटिविटी है तो आपके अंदर में पोटेंशियल है कि आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो निगेटिव व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं है। उनके पास बस दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि आपने जो कमाया या पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की उसको वो पी जाएं, उसको वो खींच लें, या उसको वो फॉयल कर दें, डाइवर्ट कर दें, आपको, आपसे लड़ाई झगड़ा कर लें, आपको उसका दें। और या नहीं तो फिर बस दूसरों की ग्रोथ को रोकें, किसी भी तरह से रोक दें। या तो आपकी ऊर्जा खींच लेंगे या आपको आपके काम को करने से रोक देंगे। आप इससे तभी ऊपर आ सकते हैं जब आपके पास पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों की मास्टरी आ जाएगी। और इसके लिए चंद्रमा की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है और बुध की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने इमोशनल एरिना को सील्ड कीजिए। सबसे पहले अपने इमोशनल दुनिया को, भावनात्मक दुनिया को एक कवच पहनाइए। कोई भी कुछ भी छेड़ देता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आप बहुत हाइपर सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं। और आप इस तरह के इंसान हैं कि अगर आपको कोई थोड़ी सी बड़ाई कर देगा या आपकी थोड़ी सी पीठ थपथपा देगा या आपके साथ अच्छे से बात कर लेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर कोई आप पर थोड़ा सा हंस देगा या थोड़ा सा आपका विरोध कर देगा तो आप टूट जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप उससे लड़ने भी लग जाएंगे। तो आप हाइपर सेंसिटिव हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी कैसे आती है? जल तत्व से आती है। जल तत्व से में भी राशियों की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ प्लेनेट की बात हो रही थी तो यहाँ बुध से और चंद्रमा से आती है। तो अपने बुध और चंद्रमा को हम कैसे ऐसा बना लें कि कोई हम पर ताना कसे या हमारा विरोध करे या हमारी लेग पुलिंग करे तो हम रिएक्टिव न बने, हम किसी के साथ प्रतिक्रिया न करने लग जाएं। कैसे होगा ऐसा? तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है या उस राशि से जो 5वीं राशि आती है, तो 5वीं राशि और चौथी राशि, मान लीजिए कि आपका चंद्रमा है, उसको आप लग्न बना लीजिए, तो उससे जो 5वीं राशि आती है तो 5वें भाव की राशि को या उस चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे 5वां नक्षत्र या फिर एग्जैक्ट जिस नक्षत्र में है उस एग्जैक्ट नक्षत्र से 5वें भाव में जो नक्षत्र पड़ता है, जब उसमें चंद्रमा पहुंच जाए तो चंद्रमा के स्तोत्र को 111 बार पढ़ना है। न तो 51 बार पढ़ना है, न 108 बार पढ़ना है, न 101 बार पढ़ना है। 101 बार भी नहीं पढ़ना, 111 बार पढ़ना है। सामने एक थाली रहेगी और उस थाली में आप एक चतुर्भुज बनाएंगे, रोली से बनाएंगे, कुमकुम से बनाएंगे और उन चारों कॉर्नर्स पे 2222 लिखेंगे और बीच में स्वस्तिका लिखेंगे और एक दीपक जलाएंगे और उस दीपक का मुंह पूरब की ओर रहेगा, मिट्टी का दीपक होगा और उस दीपक के नीचे एक दीपक का स्टैंड होगा। अगर जमीन पर रखेंगे तो जमीन पर चावल के कुछ दाने बिखेर देंगे। इस बात को ध्यान दीजिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बोझ धरती वहन नहीं कर सकती है, उनमें से एक दीपक भी है। तो दीपक का जो बोझ है वो धरती नहीं उठा सकती है, इसलिए उसके नीचे एक स्टैंड होना चाहिए, दीपक दानी होनी चाहिए
या नहीं तो फिर वहां पे एक थोड़े से चावल के दाने होने चाहिए। कलश का भी बोझ धरती नहीं उठा सकती, इसलिए कलश जब स्थापित किया जाता है तो उसके नीचे कुछ चावल के दाने होते हैं, यंत्र बनाया जाता है, वेदिका बनाई जाती है, बालू की ढेरी लगाई जाती है, तब कलश का बोझ होता है। तीसरा है शिवलिंग। तो शिवलिंग का बोझ भी धरती नहीं उठा सकती है, शिवलिंग का बोझ सिर्फ नंदी ही उठा सकते हैं। इसीलिए जहाँ पर शिवलिंग है या शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव विराजमान है, वहां पर एक नंदी की भी प्रतिमा होनी चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं, चंद्रमा का स्तोत्र 111 बार पढ़ते हैं और ये दिन सोमवार का होना चाहिए, तो आपका चंद्रमा इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर कोई आपको चाहेगा कि आपको गुस्सा दें या आपको छेड़ दें, आपको चिढ़ा दें, तो ये पॉसिबल नहीं रह जाएगा। अगर कोई नहीं चिढ़ाता है और अकारण आप दुखी रहते हैं, व्यथित रहते हैं, तो चंद्रमा की शनि के साथ युति होगी या राहु के साथ युति होगी, केतु के साथ युति होगी, या ऐसे ग्रह की युति होगी जो किसी पाप भाव का स्वामी होगा। अगर आप अपने चंद्रमा की स्थिति को जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में, और या जन्म का समय बताएं, स्थान बताएं, जन्म का टाइम बताएं, तो हम आपकी जन्म कुंडली की स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका चंद्रमा कैसा है। और इसी तरह से बुध भी है। तो बुध का उपचार यंत्रों से होता है और जप से होता है, और चंद्रमा का स्तोत्र से होता है। और चंद्रमा का जप कब होता है? चंद्रमा का जप तब होता है जब चंद्रमा धन का स्वामी हो, और अगर आपको धन को बढ़ाना है तो आप चंद्रमा का जप करवाइए। लेकिन अगर चंद्रमा हाइपर सेंसिटिव है, आपको हाइपर सेंसिटिव बना रहा है, तो इस स्थिति में आपके लिए उचित रहेगा कि आप उसका स्तोत्र पाठ करें, अभी जप न करें, क्योंकि अगर जप ज्यादा कर दिया तो उसकी जो ऊर्जा का प्रवाह निगेटिविटी की ओर ज्यादा हो सकता है। पहले चंद्रमा को शिल्ड से, और शिल्ड स्तोत्र से होता है, मंत्रों से होता है, श्लोकों से होता है और स्तोत्र से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को भी जान दें कि क्या ज्योतिष में जानकारी है, इतनी अच्छी जानकारी है, अपने दोस्तों को भी बताएं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।